कभी कभी इंसान जो होता है ना, जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला लेता है। लेकिन जब तक उसको होश आता है तब तक उसका बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। लेकिन उसकी परिवार और उसके जो होते सुनने वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान भी होते हैं। आज के घटना में सेम ऐसा ही कुछ होता है जिसकी वजह से दो जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और उसी का थाना पड़ता है इंदिरापुरम। उसी में एक क्रिस्टन पैलेस पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 2014 का दिन होता है। तो शाम का लगभग 8 बजे का आसपास का टाइम होता है। उसी बीच उसी पैलेस में दो व्यक्ति पहुंचते हैं, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और जैसे पहुंचते हैं तो सामने जो होता है रिसेप्शन होता है। उसी रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। उसी लड़की के सामने वह लड़का तुरंत ही कहने लग जाता है कि मैडम जी, हमें एक कमरा चाहिए 2 दिन के लिए। अब वह जो लड़की होती है कहने लग जाती है कि साहब, हम आपको तो कमरा दे देंगे, लेकिन हमें आपका कुछ आईडी प्रूफ चाहिए। तुरंत जो तो वह लड़का अपने पास से एक पैन कार्ड निकाल कर उस लड़की को दे देता है और उसमें उसका पूरा पता लिखा होता है। अब जो रिसेप्शन में बैठी जो लड़की होती है तो दीपक वर्मा कहने लग जाता है कि मैडम जी, या तो हमारी पत्नी है पिंकी वर्मा, जिसकी उम्र होती है 21 साल के आसपास होता है। अब रिसेप्शन पे बैठी जो लड़की होती है ना, वह लड़की तुरंत ही गुच्छा निकाल कर दे देती है और कहने लग जाती है कि आप लोग कमरा नंबर 207 में चले जाइए। अपनी पत्नी पिंकी को साथ लेता है। साथ लेने के बाद अपने कमरे में चले जाता है। लगभग 2 दिन का टाइम स्पेंड करता है। जब 2 दिन का टाइम हो जाता है तो उसी बीच उस होटल का जो मैनेजर होता है, वह मैनेजर तुरंत ही उसी कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दरवाजे पर आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। और निकलने के बाद वहाँ के मैनेजर जाते हैं कि साहब जी, आपका जो कमरे का जो किराए का जो वक्त होता ना, वह 2 दिन का पूरा हो गया है, कृपया आप लोग। तब भी दीपक वर्मा जो होता है मैनेजर से कह देता कि साहब, हमें आपका कमरा 1 दिन के लिए और चाहिए। तो मैनेजर कहने लग जाते, ठीक है, आप अपने कमरे का जो होता ना, हमें 1 दिन का किराया अर्जेंट दे दीजिए। और जैसे दीपक होता है उस समय मैनेजर की बात सुनता है, कहने लग जाता कि साहब जी, इस समय हमारे पास पैसे नहीं पड़े हैं। अब मैनेजर जो होता कहने लग जाता है कि ठीक, आप बाहर चले जाइए, आप एटीएम से कैश लेकर हमें वापस दे दीजिए। अब जैसे दीपक मैनेजर की बात सुनता है, सुनने के बाद लगभग दोपहर का वही 12 बजे का वक्त होता है। उसी बीच दीपक जो होता है होटल से निकल जाता है। होटल से निकल जाने के बाद दोबारा दीपक होटल लौट के नहीं आता है। लगभग 3 घंटे का वक्त बीत जाता है और जैसे ही शाम का वही 4 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है तो जो रिसेप्शन पे बैठी जो महिला होती है, वह महिला तुरंत ही दीपक के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। और जब कॉल करती है, पता लगता है दीपक का मोबाइल नंबर जो होता है वह स्विच ऑफ बता देता है। दोबारा कॉल करती है, लेकिन दोबारा भी दीपक का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ निकल जाता है। इसी की वजह से रिसेप्शन पे बैठी जो महिला होती है इस चीज़ की सूचना मैनेजर के देती है। मैनेजर जो होता है महिला को साथ लेता है। साथ लेने के बाद कमरा नंबर 207 के सामने जाता है। वहाँ पर तुरंत ही दरवाजे पर खड़ा होकर पिंकी की आवाज़ लगाना शुरू कर देता है, लेकिन उस कमरे में से पिंकी की आवाज़ नहीं आती, जिसकी वजह से मैनेजर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको कुछ जो होता है कमरे में कुछ हलचल की ऐसी आवाज़ लगती है कि हो सकता है कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। इसीलिए दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलने की वजह से जो होता है वह एक चालाकी भरा कदम उठा लेता है। तुरंत इसकी सूचना जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने इंदिरापुरम में देता है। अब इंदिरापुरा के थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं जैसे खबर पाते हैं तुरंत ही उसी होटल में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मैनेजर को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद कमरा नंबर 207 के सामने खड़े हो जाते हैं। होटल मैनेजर जो होता है अपने पास से एक मास्टर कीज निकालता है। निकालने के बाद उस दरवाजे को खोल देता है और जैसे दरवाजे के अंदर अब उसी समय इंस्पेक्टर दाखिल होते ना, तो देखते कि बेड है, उसी बेड पर पिंकी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैनेजर जैसे नज़ारा देखता है, देखने के बाद वह भी सन्न रख जाता है। कांस्टेबल जो होते हैं पिंकी की बॉडी को तुरंत ही चेक करना शुरू कर देते हैं और जब करने लगते हैं तो देखते गले पर एक गहरा घाव है। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि इस लड़की की हत्या जो होता है गला दबा कर की गई है। पुलिस जो होती है पिंकी की बॉडी को अच्छे से जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। वहाँ के मैनेजर से तुरंत ही पूछना शुरू कर देती है। अब मैनेजर जो होता कहने लग जाता है कि साहब, इस महिला का नाम है पिंकी।
इसके साथ जो पति आया हुआ था, इसके पति का नाम होता है दीपक वर्मा। दीपक वर्मा लगभग हमसे 2 दिन पहले यह रूम जो था किराए पर लेकर इसमें टाइम स्पेंड किया था। लेकिन जब इसके पास हम जो था सुबह के टाइम आए थे तो इसी बीच हमसे 1 दिन का कमरा और मांग रहा था। हमने इसको कमरे दे दिए थे, लेकिन इसके पास उस समय कैश नहीं होते और यही कैश लेने के लिए बाहर ATM गया हुआ था, लेकिन दोबारा लौट के नहीं आता। अब पुलिस जैसे इतनी बात सुनती है, सुनने के बाद पुलिस जो होती है उस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती है और लेने भी लगती है। तभी उसी कमरे में एक पर्स निकलता है और एक मोबाइल निकलता है। और जब पर्स की तलाशी लेती है तो उसी में उस महिला का नाम पिंकी लिखा होता है, जिसका मूल एड्रेस होता है दिल्ली के ही खिचड़ीपुरम का, जिसके पिता का नाम होता है राजेश्वर। तुरंत पुलिस जो होती है उसी समय राजेश्वर को पिंकी के बारे में सारी सूचना दे देती है। और जैसे राजेश्वर खबर पाते हैं तुरंत ही अपने परिवार सहित जो होता है उसी क्रिश्चियन हॉस्टल में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पुलिस जो होती है राजेश्वर को उनकी बेटी पिंकी के बारे में सारी माजरा बता देते हैं। बताने के बाद पुलिस की टीम जो होती है राजेश्वर को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद सरकारी अस्पताल के उसी मोर्चरी में पहुंच जाती है। वहां पर पिंकी के डेड बॉडी को जैसे ही राजेश्वर देखते हैं तो वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उन्हीं की तहरीर पर नामजद हत्या मुकदमा जो होता है दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम राजेश्वर से पूछने लग जाती है, क्या आप दीपक वर्मा को जानते हैं? राजेश्वर कहने लग जाते कि साहब हम ऐसे कोई लड़के को नहीं जानते, ना राजेश्वर को जानते हैं। हमारी बेटी उस लड़के के साथ इस होटल में कैसे पहुंची, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस की टीम जो होती है राजेश्वर से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी के साथ क्या वही लड़का या कांड कर सकता है? तुरंत राजेश्वर जो होते हैं वह कहने लग जाते हैं कि साहब इसमें कोई 2 राय नहीं है, उस लड़के के अलावा हमारी बेटी की हत्या कोई और नहीं कर सकता। पुलिस पूछताछ के बाद जो होता है राजेश्वर को वापस उनके घर भेज देती है। पुलिस कैसे न तैसे कर जो होता है दीपक वर्मा का पूरा मूल एड्रेस निकलवा लेती है। तभी पता चलता है दीपक का जो मूल एड्रेस होता है वह उसी दिल्ली के ही शाहदरा के इलाके का होता है। पुलिस जैसे पता पाते हैं उसी समय दिल्ली के इलाके उसी शाहदरा में पहुंचती है। दीपक के पिता का नाम होता है पंकज वर्मा। पंकज वर्मा के घर जैसे पहुँचते पता लगता है पंकज वर्मा जो होते हैं अपने घर होते हैं। पुलिस उनसे उनके बेटे दीपक के बारे में पूछताछ करती है। तभी जो होते पंकज वर्मा कहने लग जाते कि साहब हमारा जो बेटा है ना करीब 1 हफ्ता पहले से घर छोड़कर शिरडी घूमने के लिए चला गया है और आज तक वापस नहीं लौटा। पुलिस जो होती है पंकज के सामने सारी सच्चाई दीपक के बारे में बता देती है और जैसे ही के बात करने लग जाते कि साहब हमारा बेटा ना जाने कहाँ चला गया। और पंकज से तुरंत ही अब उसी समय इंस्पेक्टर कह देते हैं कि जैसे दीपक वर्मा आपके पास आए ना तो आप तुरंत ही हमको सूचना दे दिए, या तो नहीं तो आप उसको तुरंत ही हमारे नज़दीकी पुलिस थाने इंदिरापुरम भेज दिएगा। वहाँ से पंकज से बोलकर जो तो वहाँ के इंस्पेक्टर तुरंत ही अपने थाने लौटाते हैं। सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारे बेटे ने ऐसा क्या कदम उठा लिया जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई। लेकिन पुलिस जो होती है पंकज के सामने पूरी सच्चाई नहीं रख पाई थी, जिसकी वजह से पंकज काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं और इसी सोच के बदौलत जो होता है अपने घर में काफ़ी चिंतामय हो जाते हैं। लेकिन दीपक के पास जब पंकज फ़ोन करते हैं तो उसका मोबाइल जो होता है उस समय स्विच ऑफ बता देता है, जिसकी वजह से लगभग घटना से मात्र 5 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी 19 जुलाई 2014 का दिन होता है, सुबह का टाइम होता है। उसी बीच पंकज वर्मा के मोबाइल पर ही दीपक का फ़ोन आता है और दीपक उनसे तुरंत ही रोते अवस्था में कहने लग जाता है कि पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पंकज अपने बेटे दीपक से पूछने लग जाते हैं कि बेटा इस समय तुम हो कहाँ? दीपक कहने लग जाता कि इस समय हम ना हरिद्वार में एक कमरा लेकर रह रहे हैं। दीपक यही बात जैसे अपने पिता से कहता है, कहने के बाद जो होता है अपनी पूरी सच्चाई होता है अपने पिता के सामने कहना शुरू कर देता है। कहने लग जाता कि पिताजी हमने पिंकी की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद हम काफ़ी सोच में पड़ गए, हम अपनी ज़िंदगी को खुद इस दुनिया से हटाने का डिसाइड ले चुके हैं। और जैसे ही पंकज इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद कहने लग जाते कि बेटा तुम कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना जिसकी वजह से हम शर्मसार हो जाए। इस वक्त तुम घर चले आओ, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और दीपक जैसे ही अपने पिता पंकज की बात सुनता है, सुनने के बाद लगभग शाम के टाइम अपने घर वापस आ जाता है। पंकज जो होते हैं तुरंत दीपक को जो होता है अपने छोटे भाई, जिसका उसका खुद का एक फैक्ट्री होता है जो लोनी इलाके में ही होता है, तुरंत जो होते हैं दीपक के पिता पंकज जो होते हैं दीपक को उसी समय अपने छोटे भाई की फैक्ट्री लोनी में उसको भेज देते हैं।
और जैसे सुबह का यानी कि 20 जुलाई 2014 का दिन होता है, उसी बीच फर्स्ट फ्लोर पर दीपक का डेड बॉडी मिलता है और इसकी सूचना तुरंत ही लोनी पुलिस थाने में दी जाती है। लोनी पुलिस थाने की टीम जैसे सूचना पाती है उसी समय दीपक के पास पहुंचती है, उसके डेड बॉडी को चेक करती है। चेक करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है, जब पुलिस को पूरा पता चल जाता है कि असल में जो होता है इंदिरापुर की जो पुलिस टीम है ना, दीपक की तलाशी कर रही है। इसी बीच की सूचना इंदिरापुर पुलिस थाने को टीम को लग जाती है। पुलिस थाने की टीम वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद दीपक के डेड बॉडी को अच्छे से जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद इसकी सूचना जो होता है तुरंत ही दीपक के पिता जो होते हैं पंकज को देते हैं। पंकज उसी घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई पंकज रखते हैं और जो कानून में लोगों के सामने जो बात पहुँचती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। इस घटना की जो शुरुआत होता है मात्र घटना से 6 महीने पहले जो होता है, उसी दिल्ली का ही खिचड़ीपुरा जो इलाका पड़ता है वहीं के रहने वाले होते हैं राजेश्वर वर्मा, जिनके टोटल 7 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 6 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। राजेश्वर वर्मा जो होते हैं अपने पास जाकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, जिसकी वजह से कुछ थोड़े बहुत पैसे भी आते थे। पैसे की बदौलत जो होता है अपने पूरे परिवार का राजेश्वर पालन पोषण भी कर पाते थे। लेकिन उनकी जो दूसरी नंबर की जो बेटी होती है वह होती है पिंकी वर्मा। पिंकी वर्मा जो होती है अपनी पूरी पढ़ाई करके जो होता है अपने घर परिवार में जो होता है रहकर हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे पिंकी अपनी जवानी की दहेज पर पहुंचती है, उसी समय उसकी खूबसूरती का जो रंग होता है पूरी तरह से बिखरना शुरू हो जाता है। अपने इलाके में जाती है, जाने के बाद अपने गलियों में जैसी कदम रखती है तो उसी बीच उसके ऊपर काफ़ी लड़कों का निगाह पड़ना शुरू हो जाता है। इसी बीच उसके पीछे जो होते हैं काफ़ी लड़के पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इधर जो होता है पिंकी को पता लगता है कि हमारे पीछे काफ़ी सारे लड़के पड़ चुके हैं, उसी बीच अपनी खूबसूरती का जो रब होता है लड़के के ऊपर फेरना शुरू कर देता है। और जब फेरने करना शुरू कर देता है तो इसी बीच उसके ऊपर लड़के काफ़ी ज़्यादा फिदा हो जाते हैं। लेकिन अपने इसी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने के लिए लड़कों से भी काफ़ी करीबी बना लेती है और जब बनाने लगती है उनके साथ पैसे की मांग करती है और पैसे की मांग करने के बाद उनको अपना पूरा जो होता है सौदा भी कर देती है। और इसी सौदे के बदला जो होता है अपनी ज़िंदगी कैसे रहते से पिंकी इधर काटना भी शुरू कर देती है। अपने शारीरिक सुख जो होता है उन लड़कों को सौंप चुकी होती है। लेकिन इसी बीच पिंकी की मुलाकात जो होता है उसी शाहदरा का इलाके का रहने वाला दीपक से हो जाता है। और जब हो जाता है दीपक की दोस्ती जो होता है इधर पिंकी से हो जाता है। दोनों दोस्ती में इस तरह खदर खो जाते हैं कि दोनों प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला जो होता है ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है। इसी बीच दोनों के बीच जो होता है इस तरह प्रेम प्रसंग हो जाता है कि इनके बीच संबंध बन जाते हैं। संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क आए दिन चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच शाहदरा का एक छोटा सा मार्केट होता है। उसी मार्केट में पिंकी जो होती है एक लड़के के साथ एक बाइक पे बैठे हुए देख जाती है। लेकिन पिंकी की नज़र जो होता है दीपक के ऊपर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से दीपक पूरा नज़ारा देखता है। देखने के बाद उसको ना कुछ होश रहता है ना कुछ देश रहता है, वह कुछ सोच नहीं पाता है। लेकिन दीपक पिंकी से वहाँ मुलाकात नहीं करता, अपने घर चलाता है। पूरी रात जो होता है पिंकी के बारे में बेवफाई के बारे में रात सोच के बिता लेता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है उसी बीच पिंकी के पास दीपक पहुँच जाता है और तुरंत जो होता है उस लड़के के बारे में पूछना शुरू कर देता है। लेकिन पिंकी जो होती है दीपक के सामने तुरंत ही झूठ बोल बैठती है, कहने लग जाती है कि ऐसा हमारा किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। लेकिन दीपक जब सुनता है पिंकी की बात तो अब पिंकी की बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तब भी दीपक अब पिंकी से जो होता है आए दिन मुलाकात करना भी शुरू कर देता है और करने भी लग जाता है। वक्त गुजरने लगता है। ऐसे गुजरते गुजरते लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन दीपक जब भी पिंकी के मोबाइल पर कॉल करता तो उसका मोबाइल कभी कभी बिजी बता देता, जिसकी वजह से इधर दीपक का जो शंका होता है पूरी तरह से बढ़ जाता। और जब बढ़ जाता वह सोचने लग जाता कहीं पिंकी हमारे हाथ से निकल तो ना जाए। अब इसी फिराक में जो होता है आए दिन अब सोच में पड़ा रहता है। तभी घटना से मात्र जो होता ना 1 महीने पहले दीपक जो होता है पिंकी के सामने पहुंच जाता है। उससे कहने लग जाता है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। पिंकी जो होती है दीपक से कह देती है कि अब हम शादी करने के मूड में नहीं हैं, अभी थोड़ा हमें टाइम दो। अब दीपक जो होता है उसी समय और शंका जता देता, वह सोचने लग जाता कहीं किसी लड़के के साथ भागने के भी फिराक में नहीं है। तो दीपक जो होता वहीं पर एक फ़ैसला लेता है, कहने लग जाता कि ठीक है तो हमारे साथ जो होता ना 14 जुलाई 2014 को सुबह जो होता है सिडनी के लिए हम दोनों निकल जाएंगे। और जैसे ही पिंकी आप बात सुनने के बाद दीपक की बात को अहमियत देती है, उसकी बात को मान लेती है। और 14 जुलाई 2014 को सुबह का टाइम होता है। उसी बीच पिंकी जो होती है पिंकी दीपक के साथ शिरडी के लिए निकल जाती है। शिरडी पूरी तरह से टाइम स्पेंड करते हैं।
शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम होने के बाद जो होता है इंदिरापुरम के ही क्रिश्चियन पैलेस आते हैं। आने के बाद उसी होटल में दाखिल होते हैं। वहाँ पर लड़की से जो होता है कमरे नंबर 207 का चाबी लेते हैं। अपने कमरे में टाइम 2 दिन का स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसी बीच पिंकी से जो होता है उस लड़के के बारे में तुरंत ही पूछने लग जाता है। पिंकी कहने लग जाती है कि ऐसा हमारा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। दीपक उसी समय पिंकी से कहने लग जाता है कि आज हमें तुमसे शादी करना है। पिंकी जैसे यह बात सुनने के बाद उसी समय भन्ना जाती है। वह कहने लग जाती है कि हम तुमसे अब तो शादी करेंगे नहीं। अब इसी बात के लिए दीपक का मन जो होता है पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से दीपक वही पिंकी से झगड़े तकरार शुरू कर देता है। जब झगड़े तकरार शुरू कर देता ना तो इसी बीच जो होता है दीपक का हाथ पिंकी गले पर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से दीपक पिंकी का वहीं अपने हाथों के द्वारा हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बाहर निकलता है। निकलने के बाद जो होता है बहाना मार कर वह जो होता है उसी समय होटल से बाहर निकल जाता है एटीएम के पैसे निकालने की वजह। और जब जाता है दोबारा घर लौट के नहीं आता है। और इसी वजह से काफ़ी वजह होता है दीपक जाकर बाहर डर जाता है। डरने के बाद तुरंत ही हरिद्वार निकल जाता है। और जब हरिद्वार जाता है तो वह काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि हमने जल्दबाजी में कैसे फैसला ले लिया, बिना जांच पड़ताल के पिंकी की हत्या कैसे कर ली। और तुरंत जो होता लगभग वहाँ रहकर कम से कम 3 दिन का वक्त निकाल लेता। और जब 3 दिन का वक्त निकल जाता सोचने लग जाते हमारे पिंकी के बिना ना हमारी ज़िंदगी पूरी अधूरी से है, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को अभी कभी हटा लें। तभी 19 जुलाई 2014 का दिन होता है। उसी दिन सुबह का टाइम होता है। उसी बीच दीपक जो होता है अपने पिता के पास आखिरी कॉल करता है। और जैसे पंकज के पास फ़ोन करता है, पंकज उसी समय समझा बुझा कर दीपक को अपने पास बुला लेते हैं। जब बुलाते हैं दीपक को कह देते हैं कि बेटा तुम जाओ ना अपने चाचा जो लोधी में उनका जो फैक्ट्री है वहीं पर तुम चले जाओ और जब मौका मिलेगा तुमको बुला लेंगे। दीपक अपने पिता की बात मान लेता है। मानने के बाद लोधी के उसी फैक्ट्री में चला जाता है। पूरी रात जो होता ना पिंकी के बारे में सोच उसका दिमाग इसी तरह कदर पागल हो जाता है कि वह कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। और इसी बीच अपने ज़िंदगी को हटाने के लिए जो होता है उसी समय निर्णय ले लेता है, जिसकी वजह से खुद वहाँ जाकर अपना सुसाइड कर लेता है। लेकिन जब सुबह पुलिस को खबर लगती है, इधर जब पुलिस के सामने पंकज के पिता और इधर राजेश्वर के द्वारा जब पूरी सच्चाई लोगों को पता चलती है, ना लोगों को अपने कानों पर यकीन होता है, ना देखने के बाद विश्वास होता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।